नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा, जदयू और लोजपा मिलकर लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 80.6% हुई। अब तक 98,454 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। गंगा नदी में उफान से खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिले के नए इलाके बाढ़ की चपेट में। बक्सर और भोजपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। और केंद्र सरकार ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कहा कि उनकी पार्टी बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। श्री नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा, जदयू और एलजेपी का गठबंधन बरकरार है और तीनों दल मिलकर न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि 3/4 से अधिक बहुमत से जीत भी हासिल करेंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं। हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं उनको भी जनता तक पहुंचाना है। जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष के पास न तो विचारधारा है और न ही लोगों की सेवा करने की इच्छा शक्ति। विपक्ष बिहार या अन्य स्थानों पर भी इट हैज बिकम अ स्पेंट फोर्स। ये खत्म हुई फोर्स है। इसके पास कोई ताकत नहीं है, न विचार है, न दृष्टि है, न कुछ आगे लोगों की सेवा करने का मन में कोई संकल्प है। ये सिर्फ राजनीति, थोथी राजनीति, हल्की राजनीति, इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। श्री नड्डा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी मखाना उद्योग, मधुबनी पेंटिंग और भागलपुर के सिल्क उद्योग को आगे ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, वोकल होकर के लोकल को आगे बढ़ाना है और उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब मुजफ्फरपुर में लीची के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए काम करेंगे, टिकुली कला के लिए हम काम करेंगे, मखाना उद्योग के लिए काम करेंगे, खादी सिल्क के लिए काम करेंगे, तब जाकर के ये होने वाला है और इसको हमको अपने साथ जोड़ना चाहिए। यह हमारा आपसे निवेदन है। भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। बैठक को भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार अब तक 80.6% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन में स्वस्थ होने वालों की दर 1% से अधिक बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में 3,531 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 98,454 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 610 हो गया है। इधर आज प्रदेश में कोविड-19 के 2,247 नए मामलों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,156 हो गई है। आज सबसे अधिक 203 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। बेगूसराय से 159, मुजफ्फरपुर से 127, सहरसा से 120 और भागलपुर से 115 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह मधुबनी से 97, कटिहार से 96, गया से 81, पूर्णिया से 79 और पूर्वी चंपारण से 76 मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज 1,01,036 कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 24,32,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राजधानी पटना में कोरोना के पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी आ रही है।
आज 203 नए मामले सामने आए हैं। 22 अगस्त को 279, 21 अगस्त को 308, 20 अगस्त को 367 और 19 अगस्त को 422 मामले सामने आए थे। जिले में स्वस्थ होने की दर 80% से अधिक हो गई है। कुल 14,120 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 114 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 74.9% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 58,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। मृत्यु दर 1.86% पर आ गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 69,239 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 30,44,941 हो गया है। इस दौरान इस संक्रमण से 912 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 56,706 हो गई है। अब तक कुल 22,80,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 7,07,668 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संविदा पर काम कर रहे कर्मी आज से अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा कर्मियों की हड़ताल के कारण कोविड की जांच भी प्रभावित हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाने को कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है, उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना इसलिए आवश्यक है ताकि समाज के इस कमजोर तबके को लाभ दिया जा सके। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड महामारी के दौर में फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण की मानक संचालन प्रक्रिया की आज घोषणा की है। इसके अंतर्गत कैमरा के सामने आने वाले कलाकारों के अलावा सेट पर मौजूद सभी लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी प्रवेश द्वार पर आने वाले की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। शूटिंग के दौरान कम से कम कास्ट और क्रू मेंबर होने चाहिए। साथ ही सेट पर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। गंगा नदी में उफान से सबसे अधिक प्रभावित खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और मुंगेर जिले हैं। मुंगेर जिले के दियारा क्षेत्र के साथ साथ तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। दियारा क्षेत्र के जाफरनगर, सीताचरण बिंद टोला, कुतुलपुर, बहादुर नगर और टीकारामपुर सहित कई गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिर गए हैं। इन क्षेत्रों से लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। सदर प्रखंड के चंडिका स्थान के पास टीकारामपुर और सीताकुंड डीह गांव की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इन क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ खेत में लगी फसल नष्ट हो गई है। लोग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 28 पर शरण ले रहे हैं। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सबौर, कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नाथनगर के दियारा इलाके में सब्जियों और फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। खगड़िया जिले में गोगरी और परबत्ता प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मनिहारी प्रखंड के कई पंचायतों में भीषण कटाव हो रहा है। बाढ़ के पानी के कारण प्राणपुर, मनिहारी, अमदाबाद और बरारी प्रखंड के कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। इधर भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है। कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।
इधर बक्सर जिले में कई स्थानों पर गंगा नदी से कटाव शुरू हो गया है। दियारा के कछार में नदी के पानी के फैलाव को देखते हुए अभी से लोग ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। वहीं गंगा की सहायक नदियों कर्मनाशा, ठोरा, धर्मावती और कंचन के तटीय इलाकों में भी पानी रिसाव होने लगा है। दूसरी तरफ गंडक नदी में लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज और सारण जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड में भसही नदी की धारा को तोड़ने के लिए बना स्टर्ड नदी में समा गया है। मौके पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य जारी है। वहीं बैकुंठपुर प्रखंड में भी स्थिति और खराब हो गई है। कच्चे घरों के क्षतिग्रस्त होने से लोग फुटपाथ पर रहने को विवश हैं। सारण जिले में कई ग्रामीण सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी आ गया है, जिस कारण आवागमन बाधित है। वहीं जिले के तरैया में बाढ़ के पानी में कमी आई है। सीवान की भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। उत्तर बिहार के जिलों दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 16 जिलों में लगभग 84 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। गंगा नदी को छोड़कर प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कई प्रमुख नदियों के जलस्तर की प्रवृत्ति या तो स्थिर बनी हुई है या इसमें कमी हो रही है। गंडक नदी पश्चिम चंपारण के चटिया में लाल निशान से नीचे आ गई है, जबकि गोपालगंज के डुमरिया घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 66 सेंटीमीटर ऊपर रह गया है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर समस्तीपुर के रोसड़ा में लाल निशान से अब भी 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, जबकि खगड़िया में लगभग 1 मीटर ऊपर है। सिकंदरपुर और समस्तीपुर में नदी खतरे के निशान के आसपास बनी हुई है। बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर, बेनीबाद और हायाघाट में अभी लाल निशान से ऊपर है, लेकिन जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है। अधवारा समूह की नदियां अब केवल दरभंगा के एकमी घाट में लाल निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कमला बलान और कोसी नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है, लेकिन यह तैयबपुर, ढेंगरा घाट और झावा में लाल निशान के नीचे बनी हुई है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट, हाथीदह के साथ साथ मुंगेर और भागलपुर में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश जबकि दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि मानसून की सक्रियता बनी हुई है। वर्तमान में एक चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण असम एवं आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है एवं एक नया निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 25/8/2020 को बनने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 24 घंटों में उत्तर बिहार के बहुत सारे जगहों पर एवं दक्षिण बिहार के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ वज्रपात की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान बक्सर में सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। बिहार सरकार ने 39 अनुमंडल पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 नव नियुक्त अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पटना के बिऊर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दफ्तर में घुसकर एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। दरभंगा जिले के रैयाम थाना अध्यक्ष आरके सिंह को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन तलाशी के दौरान 61 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र स्थित हड़बोड़ा नदी में स्नान के दौरान 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। दरभंगा के विद्यापति संस्थान ने मखाना की जीआई टैगिंग बिहार मखाना की बजाय मिथिला मखाना के नाम से करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय को पत्र लिखा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा, जदयू और लोजपा मिलकर लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 80.6% हुई। अब तक 98,454 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। गंगा नदी में उफान से खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार जिले के नए इलाके बाढ़ की चपेट में। बक्सर और भोजपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ा। और केंद्र सरकार ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने का दिया निर्देश।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।